मेरी पत्नी ने मेरी पीठ पीछे हमारा घर बेच दिया क्योंकि उसे अपनी सहेली के ऑल वुमेन कॉफी शॉप में इन्वेस्टमेंट करना था। वो खुद को एक स्ट्रांग फीमेल लीड समझती थी और महिलाओं के लिए ऐसा सोशल स्पेस बनाना चाहती थी जहां कोई आदमी ना हो, सिर्फ महिलाएं आज़ादी और सुकून के साथ रह सकें। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे तलाक दे दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि कैफे खुलने के पहले ही हफ्ते में उसकी और उसकी सहेली के बीच शुरू हुई लड़ाइयों ने पूरे कैफे को बर्बाद कर दिया। मैं एक हफ्ते की बिजनेस ट्रिप से लौटा तो देखा मेरा घर ही किसी और का हो चुका था। एंट्रेंस का शू कैबिनेट खाली था, दीवार पर लगी हमारी वेडिंग फोटो गायब थी और ड्राइंग रूम में एक अनजान परिवार आराम से बैठा था। मैं कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत फ्लोर पे आ गया हूँ, लेकिन पूछने पर पता चला कि मेरी पत्नी यूशिन मेरी पीठ पीछे हमारा घर बेच चुकी थी और पूरा 38 लाख अपनी सहेली सन लू के ऑल वुमेन कॉफी शॉप में लगाने वाली थी। मैंने बिना देर किए उसे फोन लगाया। यूशिन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने हमारा घर बेच दिया? दूसरी तरफ से उसकी बेपरवाह आवाज आई, चेन, ड्रामा मत करो। मेरे और सन लू के ऑल वुमेन कॉफी शॉप को बस इसी स्टार्टअप फंड की जरूरत थी। फोन के उस पार लोगों की हंसी, ग्लास टकराने की आवाजें और तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था। उसकी लड़खड़ाती आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसने काफी शराब पी रखी थी। मैंने गुस्से में कहा, इस घर की डाउन पेमेंट मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा कर दी थी। हर महीने की ईएमआई भी मेरे अकाउंट से कटती है। बताओ, इस घर में तुम्हारा 1 रुपया भी लगा है? इतने सालों से कार लोन, होम लोन, मेड और घर का पूरा खर्च मैं अकेला उठा रहा हूं। और तुम अपनी सहेलियों के साथ घूमने के अलावा आखिर करती क्या हो? यूशिन ने जरा भी शर्म महसूस नहीं की। तो क्या हुआ? ये सब एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती? और चेन, कहीं तुम्हें सच में तो नहीं लगता कि तुम बहुत काबिल हो? मेरी सहेलियों के पतियों को देखो, कौन लग्जरी कार नहीं चलाता, कौन विला में नहीं रहता। अब जरा खुद को भी देख लो। फोन अब भी मेरे कान पर था, लेकिन मेरी हथेली धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। यूशिन पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन सन लू से मिलने के बाद जैसे वो पूरी तरह बदल गई थी। मैंने शराब की महफिलों में अपनी सेहत दांव पर लगाकर जो डील्स हासिल की थी, उसकी नजरों में उनकी कीमत शायद किसी महंगी कार के लोगों पर लगी पेंट से भी कम थी। मेरी चुप्पी देखकर उसका लहजा और भी घमंडी हो गया। चेन, मैं और शाओलू कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। हम महिलाओं के लिए सच में एक स्वतंत्र और आरामदायक सोशल स्पेस बना रहे हैं। वहां न कोई पुरुष होगा, न कोई दबाव। तुम जैसे बिना किसी बड़े सपने वाले आदमी हमारी सोच कभी नहीं समझ सकते। इसलिए इस मामले से दूर रहो और बस इंतजार करो कि हम कैसे कामयाब होते हैं। उसके मुंह से बार बार वुमेन स्पेस शब्द सुनकर मुझे हंसी आने लगी। पता नहीं कब से समाज में ऑल वुमेन इकोनॉमी का ऐसा चलन शुरू हो गया था। ऑल वुमेन बुक स्टोर, ऑल वुमेन रेस्टोरेंट, ऑल वुमेन हॉस्टल, ऑल वुमेन बार। लेकिन आखिर में लगभग हर जगह एक ही कहानी दोहराई जाती थी। पहले टीम के अंदर लड़ाइयां शुरू होती, फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता और देखते ही देखते पूरा बिजनेस बंद हो जाता। अब 21वीं सदी में सब बराबर हैं, फिर ये हर जगह भेदभाव और दमन का शोर क्यों? मेरे हिसाब से ये सिर्फ कुछ लोगों का बनाया हुआ टॉपिक था ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। आखिर कौन ऐसा बिजनेस करता है जो शुरुआत में ही अपने आधे कस्टमर्स को खुद ही बाहर कर दे? मैं और यूशिन पहले भी इस बात पर कई बार झगड़ चुके थे, लेकिन इस बार उसने मेरी जानकारी के बिना हमारा घर तक बेच दिया था। साफ था कि किसी ने उसे अच्छी तरह भड़का रखा था। अब मैं भी थक चुका था। मैंने शांत आवाज में कहा, ठीक है, तो फिर तलाक ले लेते हैं। अगर ये सिर्फ महिलाओं का स्पेस है तो मैं जैसा आदमी उसमें दखल नहीं दूंगा। तुम्हारा स्पेस है तो उसका खर्च भी तुम लोग ही उठाओ। उसी रात मैं घर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और सारे बैंक स्टेटमेंट्स लेकर अपने लॉयर के पास पहुंच गया। तलाक का केस बहुत आसानी से जीत गया। यूशिन ने शादी के दौरान हमारी साझा संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से बेचा था। सारे सबूत साफ थे। घर बेचकर मिले 38 लाख मुझे पूरे के पूरे वापस मिल गए। जिस दिन मैं कोर्ट से बाहर निकला, मौसम बेहद सुहाना था। सीढ़ियों पर खड़े खड़े मैंने अपना फोन निकाला और अपने एक फिल्म प्रोड्यूसर दोस्त को कॉल लगाया। हेलो लाओ वांग, तुमने पिछले दिनों जिस रियलिटी शो के लिए इन्वेस्टर ढूंढने की बात कही थी, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। हाँ, सर्वाइवल शो वाला। लेकिन थीम बदलनी होगी। इस बार थीम होगी महिलाओं की एकजुटता और आपसी सहयोग, और शो का नाम होगा ऑल वुमेन वाइल्डरनेस सर्वाइवल। मैं और लाओ वैंग तुरंत तैयारी में लग गए। पूरे जोर शोर से शो की प्लानिंग शुरू हो गई। उधर यूशिन के पास घर बेचने का पैसा तो नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने अपने माँ बाप से घर गिरवी रखकर लोन लेने की जिद शुरू कर दी ताकि कॉफी शॉप में इन्वेस्टमेंट जारी रख सके। लेकिन वो घर उसके छोटे भाई की शादी के लिए बचा कर रखा गया था। चाहे यूशिन कितना भी रोई चिल्लाई, उसके माँ बाप पहले तैयार नहीं हुए। वो रोज घर में हंगामा करती, कभी रोती, कभी जान देने की धमकी देती। आखिरकार उसका पूरा परिवार मेरे पास आ पहुंचा। उस समय मैं होटल में बैठा शो की प्लानिंग देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही यूशिन की माँ सबसे पहले अंदर घुसी और लगभग मेरी नाक पर उंगली रखकर बोली, चेनन, मेरी 60वीं सालगिरह की दावत में आने की भी जरूरत नहीं समझी? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? तभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था। बिजनेस ट्रिप से लौटते समय मैं उनके लिए जेड ब्रेसलेट भी खरीद कर लाया था, लेकिन अब वो गिफ्ट मैं वापस कर चुका था और उसके पैसे भी मेरे पास लौट आए थे। मैंने उनका हाथ हटाते हुए शांत स्वर में कहा, मेरी माँ का जन्मदिन आने में अभी कई महीने बाकी हैं और आप हैं कौन?
मेरी बात सुनते ही वो एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। अरे बदतमीज, तलाक जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब तुम्हें अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही? इतने में यूशिन के पिता भी गरजते हुए आगे आए। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। पहले हर त्योहार पर मैं उनके लिए महंगी शराब और गिफ्ट्स लेकर जाता था, उन्हें पिताजी कहकर सम्मान देता था, लेकिन वो सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर जवाब देते और कभी मुझे अपनी नजरों में जगह नहीं देते। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, पहले आपको पिताजी सिर्फ यूशिन की वजह से कहता था, अब हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए मेरे सामने ये रौब दिखाने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गए। यूशिन की मां घबराकर उन्हें संभालने लगी और फिर मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाई, चेनैन, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें पता है ना कि इन्हें हार्ट डिजीज है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लोगे? मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, मुझे उनसे ज्यादा कौन जानता है। जब जब इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, हर बार बिल मैंने भरा, दवाइयों से लेकर इलाज तक सब मैंने कराया। मेरी बात सुनते ही दोनों पति पत्नी चुप हो गए। उनके चेहरों से रंग उड़ गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी यूशिन का छोटा भाई जबरन मुस्कुराते हुए आगे आया। जीजा जी, इतनी कठोर बातें मत कहिए। इंसान को रिश्तों के लिए थोड़ा रास्ता खुला छोड़ना चाहिए। बस अभी आप पैसे निकालकर मेरी दीदी के बिजनेस में लगा दीजिए, मैं उनकी तरफ से आपकी सिफारिश कर दूंगा। शायद उनका दिल पिघल जाए और वो आपसे दोबारा शादी भी कर लें। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, निकल जाओ, फिर दरवाजा खोलकर उनकी तरफ इशारा कर दिया। उसकी मुस्कान वहीं जमकर रह गई। तभी यूशिन के पिता भी संभल चुके थे। दीवार का सहारा लेकर उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। तू बहुत छोटी सोच वाला आदमी है। जिस दिन शिन शिन बहुत पैसा कमाएगी, उस दिन तुझे अपनी औकात पता चल जाएगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, अब तो मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। जिस दिन यूशिन अमीर बन जाए, उस दिन पूरा परिवार आकर मुझे जरूर नीचा दिखाना। मेरी बात के बाद यूशिन के पिता ने सचमुच अपना घर मॉर्गेज रख दिया। 30 रुपए लाख का लोन लेकर पूरा पैसा यूशिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जब यूशिन को पैसा मिला तो वो खुद हैरान रह गई। कल तक जो पिता उसे फिजूल खर्च कहकर डांट रहे थे, वही आज बिना एक शब्द बोले उसके हाथ में 30 रुपए लाख रख चुके थे। उसे नहीं पता था कि इसके पीछे मेरी ही चाल थी। अगर मैं उन्हें इतना उकसाता नहीं तो शायद उसका ऑल वुमेन कॉफी शॉप कभी खुल ही नहीं पाता। कुछ दिनों बाद सन लू ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट डाली। फोटो में वो और यूशिन कॉफी कप उठाकर मुस्कुरा रही थी। कैप्शन था, गर्ल्स हेल्प गर्ल्स। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की फोटो भी डाल दी। मैंने देखा तो हंसी छूट गई। सन लू ने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी 50% शेयर्स उसी के नाम। सचमुच बिना कुछ लगाए पूरा फायदा उठाने का कमाल का तरीका था। अगर ऐसी एम्प्लॉय मेरे पास होती तो मैं उसे 3000 रुपए महीने की नौकरी भी ना देता। मैंने मजाक में उस पोस्ट को लाइक कर दिया। कुछ ही देर बाद यूशिन का मैसेज आया, चेन एन, कहते हैं ना 30 साल इधर 30 साल उधर, किसी गरीब को हमेशा गरीब मत समझो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीने बाद मेरा रियलिटी शो ऑल वुमेन वाइल्डरनेस सर्वाइवल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। संयोग से उसी दिन यूशिन और सन लू के हेयर स्पेस ऑल वुमेन कॉफी शॉप का भी ग्रैंड ओपनिंग था। शो की शूटिंग शहर से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ पर रखी गई थी। वहां एक सेफ जोन बनाया गया था। इस शो में अलग अलग पेशों और अलग अलग उम्र की 30 महिला कंटेस्टेंट्स शामिल थीं। उनमें बस एक बात समान थी, सबकी पर्सनैलिटी और लुक्स काफी अच्छे थे। आखिर कास्टिंग खुद लाओ वांग ने की थी। कैमरे के सामने सभी कंटेस्टेंट्स पूरे मेकअप के साथ मुस्कुराते हुए अपना परिचय दे रही थीं। हर कोई अपने शहर के बारे में बता रहा था और जोर जोर से जेंडर इक्वालिटी का नारा लगा रहा था। सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर कैमरा क्रू तक सभी महिलाएं थीं। पूरे शो में सिर्फ मैं और डायरेक्टर लाओ वांग ही 2 पुरुष थे। पहाड़ पर चढ़ते समय सभी लड़कियां हंसते बोलते एक दूसरे से जल्दी ही घुल मिल गईं। रास्ते भर गेम्स खेलती रहीं और माहौल बेहद खुशनुमा था। कुछ ही देर में सबने एक दूसरे को सिस्टर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने वादा किया कि सभी 30 कॉन्टेस्टेंट्स मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगी और साथ मिलकर आखिर तक पहुंचकर 10 लाख का प्राइज मनी जीतेंगी। ऑल वुमेन वाइल्डरनेस सर्वाइवल नाम अपने आप में इतना अलग था कि शो शुरू होते ही इंटरनेट पर ट्रेंडिंग हो गया। स्क्रीन पर एकजुट और खुशहाल माहौल देखकर व्यूअर्स भी भावुक हो गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, यही है असली वुमेन पावर। देखकर आंखें भर आईं। इनकी सिस्टरहुड कमाल की है, साल का सबसे दिल छू लेने वाला रियलिटी शो। लेकिन जब सभी कंटेस्टेंट्स पहाड़ की चोटी पर बने कैंप में पहुंची और शुरुआती सामान देखा तो सबकी मुस्कान गायब हो गई। हर व्यक्ति को सिर्फ एक बॉटल पानी, एक पैकेट कंप्रेस्ड बिस्किट्स, एक कुकिंग पॉट, एक टेंट और कुछ बेसिक सर्वाइवल टूल्स मिले थे। और इन्हीं चीजों के सहारे उन्हें पूरे 1 महीने तक जंगल में रहना था। इतना सामान साफ तौर पे काफी नहीं था, इसलिए उनका पहला काम था टेंट लगाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, आग जलाना और खाने पीने का इंतजाम करना। तभी जंगल का थोड़ा अनुभव रखने वाली अकेली कंटेस्टेंट यांगना आगे आई। हम सब काम बांट लेते हैं, तभी सब आसान होगा। ऊपर से तो सभी ने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हम सब उसकी बात क्यों माने। यहीं से टीम के अंदर पहली दरार पड़नी शुरू हो गई। यांगना ने जैसे ही काम बांटने की बात की, हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे कमर की पुरानी तकलीफ है, मैं झुक नहीं सकती।
मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, मैं तो बस एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ये सब करना ही नहीं आता, मैं यहीं आसपास से थोड़ी बहुत लकड़ियां उठा लाती हूँ। हर कंटेस्टेंट को लगता था कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है और उसी को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए। बहस करते करते लगभग 1 घंटा निकल गया। माहौल धीरे धीरे असहज होता गया। आखिरकार सबने सबसे पुराना तरीका अपनाया, चिट्ठियां निकालकर काम बांटना। लेकिन उसके बाद भी कोई खुश नहीं था। हर किसी को लगता था कि दूसरे का काम उससे आसान है, इसलिए सभी लोग मन मारकर अपने अपने काम में लग गए। यांगना बार बार कहती रही कि हर कोई वही काम करे जिसमें वो सबसे अच्छा हो, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिन्हें टेंट लगाना था वे इंस्ट्रक्शंस देखकर भी समझ नहीं पाए। किसी तरह टेढ़े मेढ़े टेंट खड़े किए जो हल्की हवा में ही डगमगाने लगे। जो लोग खाना ढूंढने गए थे वे कैंप के आसपास थोड़ा घूम कर ही खाली हाथ लौट आए। फायर टीम की हालत सबसे खराब थी। वे घंटों तक लकड़ी रगड़ते रहे, लेकिन एक चिंगारी तक नहीं निकली। और जिन्हें लकड़ियां इकट्ठा करनी थी वे कुछ टहनियां उठाकर वापस आ गए और फिर बैठकर बातें करने लगे। देखते देखते शाम हो गई। पूरा दिन भागदौड़ करने के बाद भी कैंप में कोई खास प्रगति नहीं हुई। रात को सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने टेढ़े, हवा और नमी से भरे टेंट में बैठकर सिर्फ पानी के साथ कंप्रेस बिस्किट्स खा रही थीं। हालांकि ये सिर्फ पहला दिन था, इसलिए किसी का हौसला पूरी तरह नहीं टूटा था। सब एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने लगी। बहनों, हिम्मत मत हारो, जो काम पुरुष कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखो, हमने टेंट तो लगा ही लिया। भले थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अब हमारे पास रहने की जगह तो है।